हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 के प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन में, जिसमें हम अपनी इस आज की वीडियो में 25 सवाल सॉल्व करेंगे मैथ के, जो कि पूछे गए थे 17 सितंबर की शिफ्ट नंबर 1 में। तो चलिए फिर डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी फायदेमंद लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आपके सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जैसे कि इस आपकी मैथ के सॉल्यूशन की टेस्ट सीरीज का पूरा वीडियो प्लेलिस्ट हो, जीएस का प्लेलिस्ट, रीजनिंग का प्लेलिस्ट, इंग्लिश का प्लेलिस्ट, सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहा है तो ये मेरा एप्लीकेशन EDU24 है, एक बार इसको आप एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। आपके किसी भी वनडे एग्जाम की पूरी तैयारी आप अपने इस ऐप को ज्वाइन करके कर सकते हैं। जैसे कि आज तक के जितने भी एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए जीएस के क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो आपको इस कोर्स में नजर आएगा। इंग्लिश के क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको इस कोर्स में नजर आएगा, और ऐसे ही आपको मैथ और रीजनिंग के भी सवाल नजर आएंगे। बाकी आपके ये 4 कोर्सेज हैं: कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट जीके जीएस। अगर आपको करना है तो इन आपके कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी हर एसएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज और बाकी के इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपको मेरे इस एप्लीकेशन पर नजर आएंगे। तो चलिए जी भी पहला सवाल सॉल्व करते हैं। cos 24 की वैल्यू आपको दी गई है m/n, cosec 24 और cos 66 की वैल्यू इन्होंने आपको पूछी है। यार कुछ भी नहीं है, मतलब आपको पता है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बेसिक जानकारी है तो इस सवाल को सॉल्व करने में आप समय नहीं लगाओगे। जैसे कि अगर आपके पास cos 24 है तो मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्राइंगल है उसके जरिए निकालूंगा तो वो और ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों को आइडेंटिटीज नहीं पता होती है, उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो चलिए भी, अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, ये वाला एंगल आप मान लीजिए 24 और ये वाला आपका 90 मान लीजिए, बाकी जो भी तीसरा एंगल है। तो इन्होंने कहा है cos की वैल्यू m/m, तो ये क्या हो जाएगी m, और नीचे क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर n। तो अगर ये m है, ये n है, ये यानी कि जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर मैं इसको कुछ भी मानता हूं, आप इसको थोड़ी देर के लिए अगर x कंसीडर करेंगे तो इस x का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और इस x की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो ये हो गया भी आपका n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, जिनको आइडिया होता है वो फटाफट से सीधा सीधा लिख देता है। अब देखो पूछा क्या इन्होंने, इन्होंने पूछा है कोसेक 24। कोसेक है साइन का उल्टा होगा, या फिर सीधे सीधे आप कोसेक की वैल्यू लिख सकते हैं। तो साइन अपॉन कॉस, आई मीन कॉस की, अगर कोसेक की अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी साइन का उल्टा। और साइन क्या होता है आपका, ये वाला वैल्यू यानी कि परपेंडिकुलर, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, नीचे n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा आपका, क्या आएगा ऊपर, ऊपर आपका आ जाएगा जो आपका ये वाला वैल्यू है यानी कि n। ठीक है, आप लोगों के दुनिया भर के तरीके होते होंगे, जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं आप उस तरीके से कर सकते हैं। दिस अपॉन दिस इज साइन, इसका उल्टा कर दोगे तो आपका कॉस है। ठीक है, तो भाई cos 66 लिखा है, cos 66 की जगह पर मैं sin 24 भी तो लिख सकता हूँ सीधे सीधे, क्योंकि ये वाला जो वैल्यू है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस 24 लिख सकता हूँ ना, यानी कि वो हो जाएगा sin 24। और sin 24 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन, आई मीन ये n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन n। अब एलसीएम ले लीजिए, नीचे आपका n है, ब्रैकेट में आपका n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और ऊपर है आपका n स्क्वायर माइनस, ये आपका इधर मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट हटेगा, तो आपका क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता, ऊपर आएगा m स्क्वायर अपॉन n, और ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो देखिए भाई m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो ये वाला बन गया ना आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें। तो कुल मिलाकर जो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से और अपने टिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते थे। नहीं तो आप कॉस दिया है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से आप अपना कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू के बराबर रख के साइन की वैल्यू निकाल सकते थे। कॉसेक फिर साइन का उल्टा हो जाता है, जैसे भी आपका मन करे। मैंने इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करके दिखाया।
अगला सवाल है भैया डीआई से रिलेटेड सवाल है। इन्होंने पूछा है एनुअल प्रोडक्शन बताइए किसकी, राइस की, इस आपके रीजन में। राइस कहाँ है भाई, राइस ये ऑरेंज वाला है। ऑरेंज कितना है, 25%। 25% यानी कि 1/4 मुझे निकालना है किसका, 8600 टन्स का। तो 4 से ये आपका 2 बार 150 यानी कि 2150 टन। ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो राइस की प्रोडक्शन होती आपके इस टोटल 8600 टन में से। ठीक है, चलिए भाई ए और बी का अनुपात दिया है, बीसी का दिया है, एबीसी का पूछ रहे हैं, तो यार ये आपको आता होगा। ए बी का है 6:8, बीसी का है 7:10। इन तीनों का कंबाइंड रेशियो निकालना है तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो गया आपका 42। ये आपका इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 56 और 8 इंटू 10 आपका 80। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 से काट लोगे, ये 21, ये 28 और ये 40। और ये किसका अनुपात आया है आपका, ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसमें करेक्ट हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। शॉपकीपर है, शॉपकीपर भाई साहब कुछ कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, एक दुकानदार ने लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित किया, यानी कि मार्क प्राइस इसने किया 20% ज्यादा उसकी कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो इसका जो मार्क प्राइस हो गया है वो कितना हो गया है 120। डिस्काउंट दे रहा है वो 30% का, तो डिस्काउंट हम मार्क प्राइस पर देते हैं। इस पर 30% करोगे तो ये कितना हो गया आपका -36। अब 120 में से 36 माइनस कीजिए, 84 आ गया। तो लॉस परसेंट, तो सीपी कितना है 100, एसपी कितना है 84, कितने परसेंट का लॉस है 16% का लॉस दिख रहा है ना। तो यहां पर भी आपका आंसर आ गया विकल्प नंबर, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है ना, सी आने का आएगा ना इसका आंसर भाई, सी होगा ना 16%, तो सी आंसर यहां पर आपका आ जाता। चलिए भी ये पूछ रहे हैं पहले 47 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए, फर्स्ट 47 नेचुरल नंबर्स। जब आपसे एवरेज पूछा जाए, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो वहां पर आपको क्या करना होता है, जो सम होता है उसमें आपको नंबर ऑफ नंबर्स से डिवाइड कर देना होता है अगर आप एवरेज निकाल रहे हैं। तो जो सम होता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का वो कितना होता है, एन, n+1, 2n+1, और हमें एवरेज निकालना है तो n से डिवाइड करेंगे, ये बचा। यानी कि एवरेज हो जाएगा आपका n+1 और 2n+1। अच्छा यहाँ पर ये डिवाइडेड बाई 6 भी होता है, तो यहाँ पर आप डिवाइडेड बाई 6 भी कर लेना। जो सम होता है ना वो होता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो उसका n से n कट गया, नीचे आपका अभी ये जो 6 था वो ऐसा का ऐसा आ गया। n की वैल्यू 47 है, 47+1 यहाँ पर आपका 48 हो गया, इंटू 47 इंटू 2 कितना हो जाएगा 94, 94 और 1 आपका 95 डिवाइडेड बाई 6। बस 6 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, ये आपका 3 से आपका 2 बार चला जाएगा, 3 से आपका ये 16, 2 से आपका ये 8, 8 के मल्टीप्लाई कर लो, 8 पंजे 40, 8 ने 45, यानी कि 490। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, अच्छा 72 ना, 8 ने 72, 72 और 4 760। तो ये जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया है वो इसमें करेक्ट हो जाता। ठीक है जी, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इनको बस अप्लाई करना है। ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यार आप ना x माइनस 1/x निकाल लो, तो यहाँ पर अगर ये x² प्लस 1/x² की वैल्यू 83 दी गई है, मैं इसमें से -2 कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा आपका x माइनस 1/, इसका स्क्वायर और डायरेक्टिव 1, तो आपका आ गया x माइनस 1/x का वैल्यू 9। अब आपको क्या निकालना है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है कि अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी होती है तो वो क्या हो जाती है, x माइनस 1/x, और ब्रैकेट में क्या आता है आपका x² प्लस 1/x²। ये इसकी वैल्यू आपने 9 निकाल ली है। ये जो वैल्यू है इसमें आपका क्या है, x² प्लस 1/x² प्लस 1, इसकी वैल्यू आपके पास 83 है, 83 प्लस 1 यानी कि आपका 84। तो 9 चौक 36 यानी कि 6 आपका आएगा यूनिट डिजिट पर, 8 ने 72 और 3 आपका 75, तो 756। ये जो ऑप्शन नंबर सी था
इसमें वो आपका करेक्ट हो जाता। इसके छोटे छोटे तरीके भी होते हैं कि सीधे सीधे हम ये x-1/x की वैल्यू निकाल दें, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा सा ये लिख कर बताना जरूरी होता है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए भी आगे आएंगे। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि आपको दी है, इसकी ऊंचाई दी है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, मतलब मुझे क्या बताना है, इसका वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और जो इन्होंने आधार की परिधि दी है, जो सरकमफेरेंस का इन्होंने सरकमफेरेंस दिया है बेस का, वो कितना होता है, 2 पाई आर। कभी भी 2 पाई आर की वैल्यू अगर आपको 44 नजर आ जाए तो आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर होती है। इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद रखना, नहीं तो आप सॉल्व करके देख लो। और अगर ये 88 दी जाए उसी हिसाब से फिर रेडियस आपका उसी यूनिट के हिसाब से अपने आप को चेंज भी करेगी। ठीक है, तो अब मुझसे क्या पूछा है भाई, इन्होंने हाइट भी आपको दी है, ये पूछ रहे हैं कितना वाटर होल्ड कर सकता है। तो वॉल्यूम में वैल्यू पुट कर दें भाई, 22/7। आर की वैल्यू आपकी यहाँ पर 49 आ गई, एच की वैल्यू इन्होंने 25 दी है। तो 7 से आपका 7 49, और 25 सत्ते कितना हो गया आपका 175, और इसमें आपको 22 की मल्टीप्लाई करनी है? सरकमफेरेंस बेस इतना दिया हुआ है, हाउ मेनी लीटर इट कैन होल्ड। अच्छा लीटर दिया है ना, अच्छा लीटर दिया है भाई इन्होंने। अब ये तो देखो आपने निकाल लिया इसका वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम किस में आया है आपका, सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन अगर मुझे लीटर में बताना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, जैसे ही कितना आ जाएगा, 22 से 5, ये आपका 0 आ जाएगा, 583। अब लीटर से लीटर बताना है तो मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 3.850 लीटर। 3.85 यानी कि ये जो ए वाला ऑप्शन था ये करेक्ट होता है इसमें। तो ये भी ध्यान देना है आपको, पूछा क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट पहले से दिमाग प्रिपेयर करके बैठे हुए होते हैं कि गलत है, ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे भाई, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एबीसी, और 30 सेंटीमीटर कर्ण, और 12 सेंटीमीटर लंबों में से एक के साथ समकोण त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल में क्या अंतर है। भाई आपसे इन्होंने एक तरीके से ये पूछा है कि दो ट्राइंगल है, उनके एरिया का आप लोगों को क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। पहला जो इन्होंने ट्राइंगल दिया उसकी साइड कितनी है, 10 20 और 20। तो यानी कि ये अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा ट्राइंगल बनाऊं तो 20 10 20 ऐसे करके बनाया है। यानी कि ये एक तरीके से वो है आपका जो क्या नाम है, समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब इसमें क्या है ना, आप हीरोन्स फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जिसका फॉर्मूला आपको एरिया निकालने का क्या हम यूज करते हैं, अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें एस क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर कितना है यहाँ पर, 50। ये सेमी पेरीमीटर है, तो सेमी पेरीमीटर अगर यहाँ पर है, ये पेरीमीटर 50 है, तो एस की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 25। 25 - 20 आपका 5, 25 - 10 आपका 15, 25 - 20 आपका 5। अब यहां से वैल्यू निकालिए, 25 से आपका 5 बाहर आ गया, 5 और 5, ये आपका 5 बाहर आ गया, और अंडर द रूट आपका आ गया 15। ठीक है, अब उसके बाद एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, जिसका हाइपोटेनस कितना है, 13 है, और लंब कितना है, 12। तो ये कितना हो गया, 5। तो इसका एरिया कितना हो गया भाई, ये तो आपका वो बन गया ना, राइट एंगल ट्राइंगल। तो 12 × 5 = 60, और उसका हाफ, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। तो इसका अंतर कितना आ गया, 30। अब इसकी आपको वैल्यू देखनी है, तो ये कितना हो गया भाई, 25√15 - 30। ये वैल्यू आपको निकालनी है भाई। अब इसकी वैल्यू आप देखिए कि भाई ये लगभग लगभग 16 के करीब है। तो यानी कि 4 अगर मैं थोड़ी देर के लिए अप्रोक्सीमेट मान लूं तो 25 चौका कितना हो जाएगा, 100, माइनस आपका लगभग 30, तो लगभग 17 के आसपास होगा। लेकिन 70 से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि मैंने इसको 4 निकाला, लेकिन असलियत में वैल्यू तो 4 से कम होती। बाहर जो आती है असलियत में तो 4 से कम होती, यानी कि जो असलियत में बाहर वैल्यू आती है वो 100 से टोटल कम होती। तो अगर मैं उसमें से 30 माइनस करता तो 70 के नीचे आता। तो वो आपका देखो ये वाला विकल्प बनता। नहीं तो आप सॉल्व करके देखना चाहें, अंडर √15 की वैल्यू पुट कर कर देखना चाहते तो आप कर सकते थे। अप्रोक्सीमेशन से एडजस्टमेंट करके आप इसमें आंसर नंबर ए निकाल पाए। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। यदि 16%
प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में 7,000 पर साधारण ब्याज x प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में इतने पर साधारण ब्याज के बराबर है। तो x की वैल्यू बतानी है यार। दो सिंपल वैल्यू आपको इक्वेट करनी है। सिंपल इंटरेस्ट पहले का, सिंपल इंटरेस्ट दूसरे का बराबर करना है। जहां पर पहला जो सिंपल इंटरेस्ट है वो लग रहा है 7200 पर 3 साल के लिए 16% के रेट पर डिवाइडेड बाई 100। उसके बाद प्रिंसिपल इतने पर और इनटू एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। ये एक्स हो गया और ये 4 साल के लिए है और ये आपका 100 हो गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4 से आपका ये 4 बार चला गया। ठीक है, ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो निपटाइए। ठीक है, देखो भाई, 24 से 3 बार चला गया, ये 24 से 4 बार चला गया, इस 4 से 4 कट गया, यानी कि 3 × 3 9। एक्स की वैल्यू 9% आ गई आपकी। तो ये जो आपका विकल्प नंबर ए था वो इसमें करेक्ट हो जाता है। बस वही एक कैलकुलेशन करनी है, आंसर निकल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। एक दुकानदार ने लाभ कमाते हुए आरुषि को निम्नलिखित वस्तुएं बेची। दिए गए आंकड़ों के आधार पर उसने कुल कितना कमाया। कुल कितना कमाया की बात कर रहे हैं यार। ये कॉस्ट प्राइस दी गई है पर यूनिट को लेकर, और वो जितना प्रॉफिट कमा रहा है उसके परसेंटेज वैल्यू दी गई है, तो वो प्रॉफिट ही निकालना है आपको। इसका 10%, 20,000 का 10% कितना हो गया भाई, 2,000। 72,000 का 20% लगभग 14,000, मतलब 14,400। ठीक है भाई, इसका आप दुगना करोगे ना, 20% की मल्टीप्लाई करोगे तो 72 का दूना 144, तो ये 14,400 आ गया। 12 × 36 यानी कि 36 आपका ये आ गया, तो 6 हो गया। और उसके बाद 3 हो गया, 36 आ रहा होगा लास्ट में। फिर उसके बाद आपका 4 4 3, तो 3 4 4 3 6। कुछ गड़बड़ किया क्या? 6 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और ये 6 आएगा ना भाई, जोड़ने में गलती कर रहा हूँ क्या मैं? 16,436, ये ऑप्शन नंबर जो डी है भाई ये करेक्ट होगा। कुल मिलाकर ये जो वैल्यूज है ना परसेंटेज की, वो कैलकुलेट करके आपको सम करना है और कुछ नहीं था। तो 16,436 आंसर आया है। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहे हैं कि दुर्लभ सिक्कों के संग्रह में हर 4 गैर सोने के सिक्कों के लिए एक सोने का सिक्का है। यदि संग्रह में 20 और सोने के सिक्के जोड़े जाते हैं तो सोनों के सिक्कों की संख्या और गैर सोनों के सिक्कों की संख्या का अनुपात इतना होगा। इस संग्रह में कुल सिक्कों की कुल संख्या अब कितनी हो जाएगी? ये 16 जब आपने ऐड कर लिया है। देखो मैं कहता हूं आप एक एक करके एकदम बेसिक से करो। पहले आपके जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो मान लो आप एक्स हैं। इन्होंने कहा है कि भाई इफ 20 मोर एडेड इन अ कलेक्शन ऑफ रेयर कॉइन देयर इज 1 गोल्ड फॉर एवरी 4 गोल्ड। यानी कि गोल्ड के एक्स हो गए तो नॉन गोल्ड के कितने हो गए, 4x, क्योंकि वो 4 गुना है। गोल्ड का 4 गुना दिए, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, गोल्ड में 20 और ऐड कर दिए, तो अब कितने हो गए, इतने हो गए। और उसके बाद जो अनुपात हो गया वो 2 3 हो गया, यानी कि x + 20/4x के बाद ये आपका अनुपात इतना हो गया। तो आपको सिंप्लीफाई करना है। 3x + 60 + 8x, इसको आप उधर करोगे तो 5x की वैल्यू 60 और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 12। तो अब ये कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन कितना हो जाएगा। तो अब कितने हो गए, 12 वैल्यू पुट करो, 12 और 20 कितना हो गया आपका 32, और इसमें 12 चौक 48 करो तो 48 और 32 कितना हो गया आपका 80 हो गया ना भाई। ये आंसर करेक्ट हो गया ना। एक्स की वैल्यू निकालनी थी कुल मिलाकर, और फिर जो टोटल ये 20 ऐड करने के बाद संख्या हो गई है वो हमें ऐड करके बतानी है। ठीक है, चलिए भी आगे बढ़ते हैं। किसी त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण का माप ज्ञात कीजिए यदि उसका क्षेत्रफल 16 पाई तथा त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर। भाई जो एरिया होता है किसी भी सेक्टर का, उसके बारे में पहले हम कई सारे सवाल कर रखे हैं। θ/360 और उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं πr² की। यही होता है नहीं होता है भाई। अब आपको सेंट्रल एंगल निकालना है। एरिया इन्होंने दिया है, एरिया कितना दिया है 16 पाई। इस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है 360 इंटू पाई, और आर की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने 8, यानी कि ये हो गया 64। तो पाई से पाई निपटाओ, 16 से ही आपका 4 बार, 4 से आपका ये 9 बार, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई ना भाई।
तो फॉर्मूला पता है, वैल्यू पुट करनी है और सवाल को सॉल्व करना है, आंसर निकल आएगा। सिंप्लीफिकेशन करना है भाई, सिंप्लीफिकेशन वाले सवाल जो होते हैं वो मैं देता हूं आप लोगों को होमवर्क में। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोगों का आंसर कितना आया है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अक्षरा और सिद्धार्थ क्रम से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति गति की से बिंदु P से Q तक 12 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। सिद्धार्थ पहले Q पर पहुंचता है और तुरंत वापस लौटता है और R पर अक्षरा से मिलता है। P से R की दूरी आप लोगों को ज्ञात करनी है। तो ये सिचुएशन दी है भाई, ठीक है। तो ये P से Q तक ट्रेवल कर रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 72 किलोमीटर। अक्षरा की जो स्पीड है वो कितनी है भाई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और सिद्धार्थ की जो स्पीड है वो कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से। सिद्धार्थ ऑब्वियसली तेज भाग रहा है तो पहले पहुंचेगा क्यू बिंदु पर, और फिर वो तुरंत ही क्या करने लगता है, वापस होने लगता है। ठीक है, इमीडिएटली। और फिर अक्षरा को कहां पर मिलता है, किसी बिंदु आर पर मिलता है। तो पी से इस आर की दूरी बतानी है। पहली चीज तो ये क्लियर है कि ये जो पी आर की दूरी होगी वो 72 से कम होगी, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन बड़े फिजूल के दे दिए जाते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि 72 से कम होगी, क्योंकि बीच में कहीं मिल रहे होंगे और वहां पर वो ऑप्शन में ज्यादा करके दे देते हैं। तो चलो भी देखते हैं। आप लोग मुझे बताइए कि P से Q जो कि 72 किलोमीटर की दूरी है, उसको ट्रेवल करने में ये जो सिद्धार्थ है इसको कितना समय लगा होगा। दूरी बटे चाल, यानी कि 7.2 घंटे में ये जो सिद्धार्थ है वो Q पर पहुंच गया होगा, है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद इतने ही समय में जो ये अक्षरा है वो कितना ट्रेवल करी होगी, यानी कि डिस्टेंस वो कितना होगी, चाल इंटू समय, यानी कि 7.2। तो 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और 57, यानी कि 57.6 पर ये कहीं रही होगी पी से दूरी पर, 57.6। अभी जहां ये तो पहुंच गया सिद्धार्थ तो क्यू पर, और ये पी से 56.6 की दूरी पर है। फिर उसके बाद जो ये सिद्धार्थ है वो इधर की तरफ चलेगा, और जो आपकी अक्षरा है वो आपकी आगे की तरफ चलेगी। आप मुझे बताइए कि जब सिद्धार्थ यहां से वापस मुड़ रहा होगा तब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 72 माइनस जितना अभी तक अक्षरा चल चुकी है, यानी कि 57.6। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ गया, 11 में से 7 गई आपका 4, और ये 6 में से 5 गया तो 1, तो 14.4 की इनके बीच की दूरी है। 14.4 की इनके बीच की दूरी है। अब इनके बीच में एक रिलेटिव स्पीड काउंट करेगी ना, क्योंकि एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इनके बीच की रिलेटिव स्पीड एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो कितनी होगी, 10 माइनस 8, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा ना। तो यहां से अगर मैं समय निकालूं तो दूरी कितनी है, इतनी, चाल है इतनी, तो समय कितना रहेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। यार नहीं यार, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या मैं। अरे इस मैंने माइनस क्यों कर दिया, ऑपोजिट में जा रहे हैं तो जुड़ेगी ना, तो डिवाइडेड बाई 18। तो समय अब कितना लग रहा है इनका, 18, मतलब चाल है 18, तो समय कितना लगेगा, 14.4 डिवाइडेड बाई 18। अब ये वो समय है, इस समय में आप देखिए कि इनके बीच की दूरी, यानी कि यहां से किसी एक को कंसिडर कर लीजिए, ये समय है। इतने समय में आप इस 8 की चाल से देख लीजिए, इस 10 की चाल से देख लीजिए, तो कितनी दूरी ट्रेवल कर ली, दूरी बराबर चाल, ऐसे कर लीजिए। इसको हटा लीजिए, ये 10 कट गया, 18 से 9 से ये आपका 2 बार, 9 6 54, 2 से 8, तो ये डिस्टेंस कितनी, 8 चल लिया ना। तो यानी कि ये जो आपका क्यू है वो यहां से 10 किलोमीटर आगे पहुंच चुका होगा, यानी कि 72 माइनस 10 यानी कि 62। 62 होना चाहिए था ना यार, कुछ मिस करा है भाई मैंने इसमें, कोई चीज मैंने इसके अंदर मिस करी है, तो कुछ ना कुछ मेरे से मिस हुआ है। क्या करा मैंने,
आसान है, मुझे पता है। 72 था, ये यहाँ पर पहुंच गया 72 किलोमीटर कितने देर में? 10 की चाल से। इतने समय में हमने इसको चला लिया। ये कितना चल गया? 57.6। और 57.6 के बाद ये एक दूसरे की तरफ हो गया, तो 57.6 को मैंने 72 से माइनस किया, तो ये कितना आया आपका? हाँ, 14.4, यानी कि इनके बीच की इतनी दूरी है। इतनी दूरी का ये वाला भाई इधर से चलेगा, मतलब कितने समय बाद मिलेंगे ये? तो दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड 10 + 8 यानी कि 18 हो गई। और दूरी इनकी कितनी बची थी? इतनी। तो समय बराबर दूरी बटे 4, यानी कि ये अब आपका कितने समय बाद मिल रहे होंगे? इतने समय बाद। इतने समय में इसको देख लेते हैं कि कितना ट्रेवल कर लिया। तो इतने समय में इसके ट्रेवल करी हुई दूरी, दूरी बराबर इसकी जो चाल थी इनटू इसका समय जो अभी हमने निकाला है इनके बीच के रिलेटिव वाला। तो यहाँ से इसको मैंने माइनस किया, 144 डिवाइडेड बाई 18। तो 9 से आपका 1, 9 छिक्का 54, 2 से आपका 8, 8 यहाँ से 8, अरे 72 - 8 करना है भाई। 72 - 8 यानी कि 64 ही तो आया ये। समझ गई ना? मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा इसमें वो हो गया है। पी से क्यू गए हैं, बीच में कहीं आर पर ही मिलेंगे क्योंकि ये ऐसे से करके है। जो ए है और एक एस है, इनकी आपको रफ्तार दे दी गई थी। ये 10 किलोमीटर प्रति रफ्तार है, 8। आप मुझे बताइए कि टोटल 72 की ट्रेवल करने में सिद्धार्थ को कितना समय लगा? तो आपने निकाल लिया है दूरी बटे इसकी चाल, यानी कि 7.2 आवर। 7.2 आवर में 8 किलोमीटर की रफ्तार से स्पी को हमने चलाया, तो ये लगभग आपका 57 पॉइंट कुछ पहुंचा था। फिर हमने उसकी डिस्टेंस को 72 में से माइनस किया, तो वो वाली डिस्टेंस आ गई थी हमारी 14.4 किलोमीटर। जब ये यहाँ पर पहुंच चुका है, तो वापस जब चलेंगे तो इनके बीच के रिलेटिव स्पीड काम करेगी, जो कि 10 + 8 हो चुकी होगी। तो इतना समय लगेगा अब इनको कहीं यहाँ बीच में मिलने में। ये जो समय है, इस समय में मैं देख लेता हूं कि ये जो आपका सिद्धार्थ है ये कितना चलेगा। जिसकी जो चाल है वो 10 है, इसको मैंने सॉल्व किया तो ये कितना आया आपका? 8 आया। यानी कि सिद्धार्थ यहां से चलकर 8 किलोमीटर कहीं आगे पहुंच चुका होगा। तो पी से इसकी दूरी कितनी होगी? 72 - 8 ना। तो यानी कि वो आपका आंसर आ गया 64। ठीक है। एक दो चीजें देखने में मैंने मिस कर दिया था, बाकी कुछ भी नहीं था। के किस मान के लिए ये जो समीकरण है इनकी प्रणाली का कोई हल नहीं है भाई। जब कभी भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है तो इस कंडीशन के अंदर जो x के गुणांक है उनका अनुपात जो y के गुणांक है उनके अनुपात के बराबर होता है, लेकिन ये बराबर नहीं होता है कांस्टेंट के अनुपात के। तो मुझे क्या करना है? k की वैल्यू बतानी है कि नहीं? तो चलो भाई वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर आपका A1 की जगह पर आपका k आ गया, इधर आपका 7 आ गया, B1 की जगह पर आपका -15 आ गया, नीचे आपका -21 आ गया। ये आपका 3 से 5, 3 से 7, k की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर ये ऑप्शन नंबर सी हो गया ना यार। तो कर चुके हैं हम ऐसे पहले कई सारे सवाल, ये भी आसान था। अगला है भाई, एपी और एक्यू एक बाह्य बिंदु ए से केंद्र ओ वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। पीए की वैल्यू 40 है, पीओक्यू की वैल्यू आपको बतानी है। तो भाई ये आपका एक सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट ए से ये आपकी एक स्पर्श, ये दूसरी, ए से पी और ए से क्यू, ये इसका सेंटर है। ये जो स्पर्श रेखा है वो यहाँ पर 90-90 होती है। पी ए क्यू ये वाला जो एंगल है वो आपको इन्होंने कितना दिया है? 40 दिया है। तो ये पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, इस वाले एंगल की वैल्यू पूछ रहे हैं यार। ये पी ओ क्यू ए ये क्वाड्रिलेटरल है ना। ये 40 है, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। तो आपका ये जो दोनों एंगल है इनका सम 180 होना चाहिए ना था। अगर ये 140 है तो ये कितना हो जाएगा? 140। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया? बी वाला आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है। अगला सवाल है भाई, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी पूरे टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया, लेकिन पाइप ए 5 घंटे बाद बंद कर दिया। कितने घंटे बाद टैंक का बचा हिस्सा भर जाएगा? तो एक एक करके देख लेते हैं भाई। एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए को 15, बी को 25 और सी को खाली करने में लग रहे हैं 40।
अब इनका एलसीएम ले लीजिए, 120 एलसीएम हो जाएगा। 120 कैसे हो जाएगा? 120 नहीं हो जाएगा। एलसीएम अगर किसी को नहीं आता है ना, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, मतलब लोएस्ट ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो कि इनको कट कर दे। तो 5 से 3, 5 से 5, 5 से 8, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 8, 8 पंजे 40, 40 इंटू 15, यानी कि 600 ना, 600 आ गया। तो इस 15 से अगर आप इसकी वो निकालेंगे कैपेसिटी, तो वो कितनी आ गई भाई? 40। 25 से निकालेंगे तो वो कितनी आ गई? सही कर रहा हूँ ना मैं? 24 आ गई। 40 से कर रहा हूँ तो ये कितनी आ गई? 15 आ गई, है ना? ठीक है, तो ये लेकिन निगेटिव वाली कैपेसिटी है। अब इन्होंने कहा 3 पाइप्स को आपने एक साथ खोल दिया, लेकिन पाइप ए को आफ्टर 5 आवर्स आपने बंद कर दिया, तो 5 घंटे काम करा लेता है। तो देखो 40 प्लस 24, 64 हो गया। 64 माइनस 15, 64 माइनस 15 आपने किया तो ये कितना आया? 49। 49 आया ना भाई? अब इसको आपने 5 घंटे काम कराया है, तो कितना आया ये? 400, 245, यानी कि 245 यूनिट आपने भर लिया। समझ रहे हो मेरी बात? भाई तीनों को एक साथ हमने चलाया है 5 घंटे बाद, क्योंकि आप ए को बंद करने वाले हो, तो पहले आप देख रहे हो कि 5 घंटे में भर कितना लिया। तो 64 में से 15 माइनस किया, 49 आया। 5 घंटे के लिए चलाना है तो 50 होता, तो 5 पच्चे 25, लेकिन 49 से 5 कम, यानी कि 245 आपका निकल गया। तो 245 अभी तक भरा जा चुका है। इसको आप माइनस करेंगे तो आपका 5, ये आपका 5 और ये आपका 3, 355 और बचा है। अब आपने ए बंद कर दिया है और आपको भरना भी 355 है। अब बी और सी कर रहे होंगे, तो 24 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आया? अब 9 यूनिट काम हो रहा है प्रति घंटा। तो कितने समय बाद ये रिमेनिंग पार्ट जो है वो भर जाएगा? तो करो भी इसको 9 से डिवाइड। 9 या 27, तो ये वाला आंसर हो गया आपका। बी वाला जो है 3 से वही दिख रहा है, यहाँ पर 3 देखो यही दिख रहा है, बाकी सब में 4 4 4 है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसमें। ठीक है, एलसीएम लेंगे, कैपेसिटी निकालेंगे प्रति घंटा इनकी काम करने की। 5 घंटे तक जितना काम करा उसको बाहर निकाल लिया। फिर उसके बाद ए का काम आप हटा दीजिए। बी और सी का कंबाइंड देखिए वो कितना था? 9 लीटर प्रति घंटा भरने का, और उसके बाद आपने आंसर निकाल लिया। ठीक है, चलिए यार आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहे हैं कि एक कंपनी द्वारा ये कुछ निर्माण निर्माण कर रहे हैं, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कार्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही है कंपनी के द्वारा 2022 में? ठीक है, एवरेज बताना है ना 2022 के अंदर, तो सम करना है यार, आप इनका सम कर लो। 2022 पूछा है ना, तो 2022 के अंदर आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 0, 5 और 5 10 6 16, 8 और 2 10 और 5 15, और ये आपका 7, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 352। कुछ और पूछा है क्या? व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इन ईयर? The number of 3 different cars XYZ manufactured by a company over 3 years given है। What is the average number of cars manufactured by the company 2022 में? तो यार इन तीनों का ही तो सम करना है मेरे को। 3 प्रकार की कार थी 2022 में, इन्होंने मेरे से पूछा है। 2022 का सम कितना आ रहा है? देखो ये 0, 16, 8 और 2 10 और 5 15, और ये कितना हो गया? 7 डिवाइडेड बाई 3 कार है, तो 3 से दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2520 होना चाहिए था। ये 2022 ही पूछा है ना, ये कुछ मिस्टेक है इसके अंदर। ठीक है, कुछ और इन्होंने पूछा है इसके अंदर, तभी ये कुछ गड़बड़ हो रही है। एक बार देख लें सबका करके। ये 1 आया, 5 और 2 7, 6 5 11, 3 3 9, इसको 3 से डिवाइड करें, 3 पिया 9, 3 पंजे 15, 3 सत्तर 3057। देखो ये 2024 का तो सी वाला ऑप्शन आ रहा है, 2024 का अगर आप एवरेज निकालोगे तो। बाकी इन्होंने 2022 वाला जो पूछा है ना वो गलत है, ये इन्होंने 2024 का पूछा होगा यार। 2024 का ना इसमें ये सी वाला ऑप्शन आ रहा है, तो ये गड़बड़ थी इसमें। अगला सवाल है, यदि कोई दुकानदार चीनी इतने रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है तो वह 12% लाभ कम पाता है।
पानी के रिसाव के कारण चीनी का इतने प्रतिशत जो भाग है वो खराब हो जाता है। अब शेष चीनी का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि उसको 5% का लाभ हो? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही कॉमन सा सवाल है। पहले आप कॉस्ट प्राइस निकाल लो, ठीक है। अब जैसे कॉस्ट प्राइस हम निकाल रहे हैं तो जो सेल कर रहा है वो कितना कर रहा है, 44.8 पर केजी। अब मुझे अगर 12% का प्रॉफिट लेना था तो मुझे क्या करना है, ये 112 करना है इसका, और यहाँ पर आपका ये आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये 4 बार चला जाएगा, यानी कि सीपी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 40 आ गई। सीधे सीधे देखकर पता चल रहा है अगर ये दशमलव को एडजस्ट करूंगा, ठीक है। तो सीपी हमने यहाँ पर कितना निकाल लिया, 40। अब क्योंकि कुछ वाटर सीपेज हो रहा है उसकी वजह से कुछ चीनी क्या हो गई है, यहाँ पर डैमेज हो गई है। तो अगर 1/5 शुगर डैमेज हो गई तो बची कितनी है, 4/5 चीनी अभी यूजेबल है, जिसको मतलब करा जा सकता है। और उसके बाद ये जो भाई है वो उसके ऊपर कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 5% का प्रॉफिट कमा रहा है। समझ रहे हो? तो हमें नया सेलिंग प्राइस निकालना होगा जो रिमेनिंग शुगर है उसके ऊपर, ताकि हम 5% का प्रॉफिट निकाल सकें, ठीक है। तो मान लो कि भाई थोड़ी देर के लिए कि 5 केजी शुगर है, ठीक है। तो अगर 5 केजी शुगर में मानता तो जो टोटल कॉस्ट होती इस टोटल आपके शुगर की, तो वो कितनी हो जाती, 200। लेकिन यूजेबल शुगर जो है वो कितनी है, 4/5। तो अगर 4/5 ऑफ 5 में निकालूंगा तो 4 केजी आपको देखना होगा। इसके हिसाब से नया एसपी निकालिए आप। तो नया एसपी कितना हो जाएगा, सीपी कितना निकाला है आपने, 200 जो शुरुआत वाला है, इसको आप अब 4 में देख रहे हैं, इस 4 के ऊपर आप 5% का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, यानी कि 105 डिवाइडेड बाई 100। तो यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका 2 दूनी 4, यानी कि 105/2 आपका कितना आ गया, नया एसपी 52.5। समझ रहे हो? यूजेबल चेयर अगर मान लो कि 5 किलोग्राम आपकी शुरुआत में थी, उसमें से 1/5 यानी कि एक खराब हो गई, 4 आपकी बची है। इस 4 के ऊपर आपने पहले शुरुआत वाला वो निकाला, वो 200 है। इस 200 के अंदर अब 4 जिसको आप यूज कर रहे हो उस पर आप 5% कमाकर आपने नया एसपी निकाल लिया। अब आपको प्रॉफिट निकाल लेना है यार, प्रॉफिट आप एडजस्ट कर लीजिए। अच्छा, इन्होंने सेलिंग प्राइस ही तो पूछ रहा है, सेल प्रॉफिट तो इन्होंने दिया था, कितना आ गया भैया, 52.5 आ गया ना, इसी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें आपका, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ दिक्कत आई हो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लीस्ट वैल्यू के की बताइए 7 डिजिट नंबर की जो कि 6 से डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबल है तो 249 के 876। 6 से डिविजिबल है तो भैया 3 और 2 दोनों से होनी चाहिए थी, तो 2 से तो है ही, अब 3 से होनी चाहिए, तो इनका जो डिजिट सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 2 और 4 6, 9 और 6 15, 15 और 8 23 और 7 30 और 36। तो 36 प्लस के डिवाइडेड बाई 3 देखना है आपको कि कौन सी इसमें न्यूनतम वैल्यू आप ले सकते हैं। तो 3 से कट जाएगा, अगर आप इसकी जगह पर 0 ले लेंगे, अगर मैं यहाँ पर 0 ले लूं के की जगह पर, तो भी तो आपका एक कट जाएगा ना इससे 12 बार। तो ये बी की मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, क्योंकि के की वैल्यू 0 रखने पर ये वैल्यू आपकी कट जाती है। अगला सवाल है, सेक थीटा की वैल्यू दी है, ये 3 कोसेक थीटा और 3 कोट थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। यार ये आप लोगों ने पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर पढ़े होंगे तो भी निकाल लोगे, नहीं तो आप नॉर्मली भी निकाल सकते हैं। अब आपको सिचुएशन क्या देखनी है, आपको इस तरीके से देखना है कि आपका बन क्या जाए। तो 29 21 और 20 ये भाई पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। अब यहाँ पर अगर ये मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसमें सेक थीटा की वैल्यू उन्होंने दी है, तो ये क्या है आपका 29, ठीक है। और सही है ना, हाँ। और उसके बाद ये कितना हो गया आपका 20 और ये हो गया आपका 21। अब इसमें आप एडजस्ट कर लो 3 कोसेक थीटा, तो आपका 29 और अपॉन 21 प्लस 3 इंटू कॉट थीटा, वो हो गया 20/21। तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 7 एलसीएम आ गया, 29 और 20 आपका 49 हो गया, 49/7 आपका
7 आ गया, ये ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी की वैल्यू 90 दी गई है, टेन थीटा इन्होंने 1 दिया है, आसान है यार। बी की वैल्यू 90 है, टेन थीटा 1 है, नन की ये भी 1, ये भी 1, और ये आपका √2। तो ये पूछ रहे हैं फोर साइन ए कॉस ए। तो साइन ए की वैल्यू यहां से आपकी कितनी हो गई, कितनी, कॉस ए की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी। तो 2 हो गया नीचे, ये आपका 2 बार कट गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया यहाँ पर। ठीक है, मतलब ट्रिपलेट करके आपने कर लिया। ये भाई आपका एक डीआई से रिलेटेड सवाल है। पूछ रहे हैं कि कंपनी सी द्वारा कुल उत्पादन है, कंपनी सी द्वारा कुल उत्पादन 8 और 9 17 और 6 23, ये कुल उत्पादन है सी का। ठीक है, कंपनी ए द्वारा कुल उत्पादन, कंपनी ए का कितना है, 9 और 6 15, 15 और 8 23, ए का भी 23 है भाई। तो कितना प्रतिशत है उसका, 100% ही है। डी ऑप्शन है ना, दोनों बराबर बराबर है, तो एक दूसरे का 100% हो गए। अगला सवाल है, किस कोण पर चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी है। वो एंगल आपको बताना है जिस पर आ, जो आर्क है वो हाफ है पेरीमीटर ऑफ द सर्कल की। तो भाई जो आर्क लेंथ है वो मुझे क्या करना है, हाफ ऑफ पेरीमीटर यानी कि 2 पाई आर करना है। और आर्क लेंथ मेरी कितनी हो जाती है, θ/360 इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू 1/2 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर करो, ये आपका 2 से 180 बार कट गया, यानी कि आपका 180 पर जो आर्क लेंथ है वो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल का हाफ है। अगेन आसान है। अंतिम सवाल है, आपकी शिफ्ट का एक कंपनी के सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिल रहा है यदि कर्मचारियों की संख्या 20% की वृद्धि की जाती है और प्रत्येक व्यक्ति उनके वेतन में इतने प्रतिशत की कमी की जाती है, तो कुल वेतन में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी। सिचुएशन बहुत ही आसान है, मैं इसको एकदम बेसिक तरीके से आप लोगों से समझाता हूं। आप मान लो कि भाई टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज शुरुआत में 100 थे, और जो इनको खर्चा पानी मिलता है, जो इनको ओरिजिनल वेज पर हेड मिल रही थी, वो मान लो एक्स है। तो जो ओरिजिनल टोटल वेज होती, जो कुल मिल रही होती, वो 100 लोग है, एक्स मिलता है प्रति वन, तो कितना हो जाता, 100x हो जाता। अब उसके बाद जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उनको इन्होंने कर दिया इंक्रीज 20% से, यानी कि वो बढ़कर कितने हो गए, 120। और इन्होंने पर हेड जो वेज है उसको डिक्रीज कर दिया 18% से, यानी कि ये अब कितनी हो गई है, 0.18 है ना, तो 0.82x हो गई है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो ये कितनी आ गई अब आपके पास, 82x। ये नई वाली टोटल वेजेस है जो अब है। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए कि व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीड इन टोटल वेजेस। तो 100 से कोई चीज 82 हो गई, तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है? कुछ गड़बड़ करा है क्या मैंने इसमें, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने इसमें? ये टोटल वेजेस ही तो निकाली है ये। अच्छा 120 था यार, ये 82x कैसे हो गया यार, मुझे लगा 100 है इधर। तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करें भाई, तो ये 1.2 में आप 82 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 12 दूनी 24, 2 और 12 अठे 96, 98, यानी कि 98.4 हो गया। तो 100 से 98.4x हो गया, तो कितना हो गया, 1.6x का नुकसान हो गया ना। तो मुझे लगा था इधर 100 है, लेकिन एक्चुअली में 120 था, तो उससे आपका 98.4 टोटल वेजेस आता। तो 100 से 98.4 हो गया, कितना का कम हुआ, 100 से कंपैरिजन कर रहे हैं तो 1.6% का इसको लॉस हो गया ना। तो यार ये था हमारा डिस्कशन इस शिफ्ट के मैथ के सवालों का। बीच में कुछ कुछ सवालों में कैलकुलेशन और मेरी थोड़ी बहुत मिस करने की वजह से टाइम लगा था, बट उतना समय लगता नहीं है। जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, मैं तो बस सवालों को लेकर उठाकर आ गया था, तो हो जाता है थोड़ा बहुत ऊपर। बाकी अगर आप सब्सक्राइब अपने नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो मेरा ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। इस एप्लीकेशन में जाके आपका ये एक कोर्स है कंप्लीट क्वांट का, इसमें सारी चीजें आप लोगों को धीरे धीरे करके मैं करा रहा हूँ।
इससे जुड़कर आप अपना मैथ का कंटेंट पूरा कवर कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इसमें इतना ही। थैंक यू।